नमस्कार, जय गुरु। इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स है एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ। इनके बारे में जानने से पहले मैं यह सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आदि पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि इस विषय को समझने में आसानी हो। तो चलिए जानते हैं एरिया वेक्टर और एरिया एलिमेंट वेक्टर के बारे में। इसे समझने से पहले हमें दो चीजें, जैसा कि मैंने पहले कहा, जान लेनी आवश्यक है। पहली इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहा है कि वह फैक्टर है जो किसी चार्ज के चारों तरफ उपस्थित होता है और किसी दूसरे चार्ज पर लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स ये कि जब कभी भी कोई चार्ज, स्टैटिक चार्ज आप कह लें इस केस में, किसी एयर या वैक्यूम में प्रेजेंट है तो वह चार्ज उस रीजन में आने वाले दूसरे चार्ज पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगाता है, जिसे हम लोग कूलॉम्स लॉ से डील करते हैं, और यह फोर्स उस चार्ज के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने का एक तरीका जिसमें कुछ इमेजिनरी लाइंस का कॉन्सेप्ट लिया गया और जिन्हें फील्ड लाइंस कहा गया, और चूंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उन लाइंस का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे ज्यादा होंगी, घनी होंगी, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उस पर्टिकुलर रीजन में हाई होगा, और जहां पे ये लाइंस कम होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, या फिर आप कह लें दूसरे शब्दों में किसी दूसरे चार्ज पर लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होगी। Now, it is well known fact that the number of field lines crossing a unit area placed normal to the field at that point is the measure of strength of electric field at that point. अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि जहां पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी उस एरिया से, उस रीजन से आप उस स्ट्रेंथ को पता लगा सकते हैं कि वहां स्ट्रेंथ अधिक होगा। जितनी ज्यादा लाइंस, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा। अब इसे समझने के लिए हमें एक एरिया कंसिडर करना होगा जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब उस एरिया को या एरिया एलिमेंट को, उस सरफेस को किसी गुजरने वाले फील्ड से आप परपेंडिकुलर रख दें, जैसा कि मैंने डायग्राम ए में दिखाया है। आप देखेंगे कि उस एरिया से परपेंडिकुलरली बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी और जो उस स्ट्रेंथ को बताएंगी, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उस एरिया पर ज्यादा होगा, अधिक अप्लाई हो रहा होगा। As written here, if we place a small planar element of area ds normal to electric field E at a point, the number of field lines crossing it is proportional to E dot ds. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड इनटू एरिया के मैग्नीट्यूड के।
अब दूसरे केस में अगर हम उस एरिया एलिमेंट को थोड़ा टिल्ट कर दें, झुका दें बाय एन एंगल थीटा, मेकिंग विथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यूं कह लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से थीटा एंगल पर अगर हम उस सरफेस एरिया को टिल्ट कर दें, झुका दें, तब क्या स्थिति होगी? तो सिंपली आप अगर इमेजिन करें तो हम ये पाएंगे कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो कम हो गई हैं, क्योंकि हमने उस एरिया एलिमेंट को थोड़ा झुका दिया। अब कम से कम नंबर ऑफ लाइंस जितनी पहले पास करते उससे कम संख्या में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट से पास करेंगी, और ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा E इंटू ds cos थीटा के। इस केस को हमने डायग्राम B से दिखाया है। नाउ अब तीसरे केस में यदि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री कर दिया जाए, दैट मीन्स कि उस एरिया एलिमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल पैरेलल कर दें, तब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया से क्रॉस नहीं करेंगी। आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को, और इस वजह से हम कंक्लूड करते हैं कि इफ वी होल्ड द एरिया एलिमेंट नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैक्सिमम लाइंस विल क्रॉस थ्रू इट देन होल्डिंग इट विथ सम अदर ओरिएंटेशन। जैसा कि हमने केस ए में लिया कि जब हम एरिया एलिमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से, उस रीजन से पास करेंगी, और हम कह सकते हैं कि उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। तब इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो एरिया एलिमेंट है उसे एक सर्टेन डायरेक्शन में अगर प्लेस करें, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक स्पेसिफिक सर्टेन वैल्यू देगा, जो कि उसके डायरेक्शन के बदलने पर या ओरिएंटेशन के बदलने पर चेंज करेगा। और इसका अर्थ ये हुआ कि एरिया एलिमेंट का एक सर्टेन डायरेक्शन है, और ऐसे केसेस में उस एरिया को एरिया वेक्टर या एरिया एलिमेंट वेक्टर कहा जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो है ही और साथ ही साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। और उस एरिया एलिमेंट वेक्टर को हम डिफाइन करते हुए लिख सकते हैं कि द एरिया एलिमेंट वेक्टर ds वेक्टर at a point on a closed surface may be defined as ds n cap, where ds is the magnitude of area element and n cap is a unit vector in the direction of outward normal at that point. जैसा कि आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर उस एरिया पर परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा और जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होगा, उस एरिया एलिमेंट के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आउटवर्ड नॉर्मल, और वो उस एरिया के वेक्टर होने का प्रमाण है। उस एरिया को वेक्टर के रूप में आपको एज्यूम करवाएगा, जैसा कि आप इस दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं। आइए इस स्लाइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने की कोशिश करते हैं। जो टर्म फ्लक्स है उसका मतलब होता है एक प्रकार का फ्लो, बहना, बहाव। और फ्लक्स जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर फील्ड की, और चूंकि हमने यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक प्रॉपर्टी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इससे पहले के स्लाइड में हमने कहा कि इफ वी प्लेस अ स्मॉल प्लेनर एलिमेंट ऑफ एरिया ds नॉर्मल टू E at a point, the number of field lines crossing it is proportional to E dot ds.
इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस उस एरिया से पास करेंगी वो प्रोपोर्शनल होगी E डॉट ds। तो बेहतर होगा कि हम उस प्रोडक्ट को एक मैथमेटिकल रूप दे दें, एक फिजिकल टर्म दे दें, और वो टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स over an area in an electric field represents the total number of electric field lines crossing that area। और यह एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी होने का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया या एरिया एलिमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। जैसा कि आप इक्वेशन 1 में देख सकते हैं कि हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किया है d phi से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नॉर्मली phi से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं पर इसे psi से भी डिनोट करते हैं। तो एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने रिप्रेजेंट किया है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर E एंड एरिया एलिमेंट वेक्टर ds। और उसके स्केलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं E ds cos थीटा में, जैसा कि आप अगर वेक्टर पढ़े होंगे तो उसमें जान सकते हैं। Where theta is the angle between electric field E and outward normal to the area element ds। Now, अगर हम एक टोटल सरफेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उन सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi के सम के इक्वल हो जाएगा जो कि उस टोटल सरफेस एरिया में प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि इक्वेशन 1 को अगर हम सम कर लें, समेशन साइन से डिनोट कर दें, तो हमें उस गिवन एरिया का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, जैसा कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया phi इक्वल्स टू summation E dot ds। Now, for electric field is constant over an area element will be true। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस एरिया में जिसे आप कंसिडर कर रहे हैं वो कांस्टेंट हो जाए, तो ये तभी संभव है जब हम लोग एरिया एलिमेंट्स को बढ़ाते जाएंगे, और ये पॉसिबल तब है जब उसे बहुत छोटा, स्मॉलर एंड स्मॉलर एज्यूम करना होगा। दैट मीन्स कि जो एरिया एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे किसी गिवन टोटल एरिया में या टोटल सरफेस पे, वो काफी स्मॉल होना चाहिए। लिमिट के टर्म में इसे आप कह सकते हो कि वेक्टर ds टेंड्स टू 0, और वैसे केस में एबव इक्वेशन जो समेशन के रूप में है वो बदल जाता है इंटीग्रल फॉर्म में, और आप उसी इक्वेशन को लिख सकते हैं phi इक्वल्स टू द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds, और इसे इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के बाद गॉसेस लॉ को समझना काफी आसान हो जाता है। गॉसेस लॉ हमें जानकारी देता है चार्ज कंटेनिंग क्लोज्ड सरफेस से कितना नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, और उसके लिए स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge inside that closed surface। मीन्स कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उस क्लोज्ड सरफेस से, और जिसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। प्रूफ के लिए हमने यहां एक स्फेरिकल सरफेस कैपिटल S कंसिडर किया है जिसके सेंटर O पर एक चार्ज स्मॉल q प्रेजेंट है। इस स्फीयर की रेडियस स्मॉल r रखी गई है, और एक एरिया एलिमेंट
ds कंसिडर किया जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन होगा वह भी आउटवर्ड नॉर्मल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज से इवॉल्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर आप कह लें उसका डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली लिखा जा सकता है वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, जो कि इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। यह इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है और इस वजह से हमने इक्वेशन के RHS में R कैप यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया है। ऑल्सो जो एरिया एलिमेंट ds कंसिडर किया है उस एरिया एलिमेंट से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू दिया जा सकता है d phi इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E एंड एरिया वेक्टर ds से, और d phi equals to EDS cos theta. Now it is very clear that the normal to a sphere at every point is along the radius vector. At that point, the area element ds and r cap have the same direction, and hence we have theta equals to 0 degree. और अगर इस वैल्यू को हम above इक्वेशन में पुट कर दें in the place of cos theta, तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और जिसकी वजह से इक्वेशन बन जाएगा d phi equals to EDS. अब उस स्फीयर को हम उन सारे छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लें और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें थ्रू द स्फीयर ऑफ एरिया कैपिटल S, तो उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है phi इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ d phi, और d phi के प्लेस पे EDS वैल्यू रखने पर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ EDS. नाउ प्रीवियस स्लाइड से अगर इस कैपिटल E का वैल्यू फाइंड करें तो हमें इक्वेशन मिल जाता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर ds. नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और R स्क्वायर सारे कांस्टेंट्स हैं, तो वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा phi इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds. टोटल सरफेस एरिया किसी स्फीयर की वो होती है 4 पाई R स्क्वायर, और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने पर हम पाते हैं phi इक्वल्स टू 1/epsilon इंटू Q. और ये मैथमेटिकल प्रूफ हमारे पास आता है गॉसेस थ्योरम का। तो इस वीडियो में हमने बात किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर एंड गॉसेस लॉ के बारे में। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे गॉसेस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।